पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था विलियन चैप्टर के प्रथम भाग को। उसमें हमने पढ़ा था विलियन क्या है, विलियन के कितने प्रकार होते हैं, उनके उदाहरण, और बाद में हमने प्रारंभ किया था घोल का सांद्रण व्यक्त करने की विधियां। इन विधियों में हमने पढ़ा था प्रतिशतता, उसमें द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, पीपीएम और मोल प्रभाव। अब इस टर्म पर हम पहले न्यूमेरिकल का निर्धारण करेंगे, न्यूमेरिकल कुछ देखेंगे कैसे बनता है। उसमें पहला क्वेश्चन हमने लिया है 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में 22 ग्राम बेंजीन घुला है, विलियन में प्रत्येक घटक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। ये कैसे बनेगा? तो पहले हम लोग लिखेंगे CCl4 का द्रव्यमान 122 ग्राम, बेंजीन का द्रव्यमान 22 ग्राम। अब विलियन कैसे बना है? तो विलियन बना है बेंजीन से और कार्बन टेट्राक्लोराइड से, इसलिए विलियन का जो द्रव्यमान होगा, विलियन का द्रव्यमान बराबर CCl4 का द्रव्यमान जोड़ बेंजीन का द्रव्यमान। ये हो गया 122 ग्राम, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान 122 ग्राम है और बेंजीन का द्रव्यमान 22 ग्राम है। 122 ग्राम जोड़ 22 ग्राम बराबर हो जाएगा 144 ग्राम। अब कहता है विलियन में प्रत्येक घटक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालें। तो विलियन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या था? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान गुना 100। अब इसमें विलेय कौन है? तो जो कम मात्रा में रहता है वह विलेय कहलाता है। तो बेंजीन विलेय है, कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक है। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो 22 बटे 144 गुना 100। अब इसको जब सॉल्व करते हैं कि आता है 15.28%, 15.28%। अब दो तरीका है। एक तरीका होगा कि हम विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत इसी आधार पर निकालेंगे, विलायक का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुना 100। तो उसमें हो जाएगा 122 बटे 144 गुना 100। लेकिन इसमें फिर हमको गुना भाग करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो दूसरा तरीका है कि किसी बाइनरी सॉल्यूशन में, द्विअंगी घोल में दो ही अवयव है और दोनों अवयव के द्रव्यमान प्रतिशत का योगफल 100 होना चाहिए। इसलिए सिंपल तरीका क्या होगा? तो हम निकालेंगे विलायक, विलायक का मतलब क्या हो गया? CCl4, और यहां विलेय का मतलब क्या था? बेंजीन। तो CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो 100 घटा 15.28, ये बचेगा 84.72%। इस तरह से अलग अलग द्रव्यमान प्रतिशत दोनों का निकल गया। हमने लिखा था द्रव्यमान प्रतिशत को W/W द्वारा निरूपित करते हैं और वही कहलाता है द्रव्यमान प्रतिशत। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम हम लोग इस तरह, क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से हल करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है जो पीपीएम पर और द्रव्यमान प्रतिशत पर आधारित है। पीपीएम के बारे में हमने पढ़ा था कि 10⁻⁶ भाग में कितना भाग किसी पदार्थ का उपस्थित है।
तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि पेयजल का एक नमूना है जिसमें द्रव्यमान की दृष्टि से 15 ppm क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? तो कैंसर जनित होता है, कैंसर को पैदा करने वाला पदार्थ। यह पेयजल के नमूने में उपस्थित है। तो कहता है क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो 15 ग्राम 15 ppm क्लोरोफॉर्म द्रव्यमान की दृष्टि से, कैसे? द्रव्यमान के अनुसार का अर्थ है कि 10 पर पावर 6 ग्राम पेयजल में 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म उपस्थित है। 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म उपस्थित है। क्लोरोफॉर्म उपस्थित है। तो क्या हो गया कि बिलियन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? पेयजल हमारा बिलियन हो गया। बिलियन का द्रव्यमान 10 पर पावर 6 ग्राम। अब विलेय क्या हुआ? तो विलेय हुआ क्लोरोफॉर्म, जिसका सूत्र होता है CHCl3। तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 15 ppm, मतलब 15 ग्राम। इसलिए क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान प्रतिशत, क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान बटे पेयजल। विलियन क्या हो गया? पेयजल। पेयजल का द्रव्यमान, दोनों का यूनिट सेम रहेगा, ईवी ग्राम में गुना 100। ये हो जाएगा 15/10⁶ इंटू 100, यानी बचेगा 15 इंटू 10⁻⁻⁴%। यही हो गया क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान प्रतिशत। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। 15 ppm क्लोरोफॉर्म किसमें उपस्थित है? पेयजल के नमूना में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पेयजल का द्रव्यमान हो गया 10 पर पावर 6 ग्राम और उसमें क्लोरोफॉर्म कितना है? 15 ग्राम। 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म। तो विलियन का द्रव्यमान 10 पर पावर 6 ग्राम, विलेय का द्रव्यमान 15 ग्राम। इसलिए क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलियन का द्रव्यमान ग्राम में गुना 100। सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 15 गुना 10 पर पावर -4%। अब तीसरा क्वेश्चन है जो थोड़ा उससे भिन्न है, और यह एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग तीसरे क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन है कि द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलियन का 300 ग्राम। तो पहले हम निकालेंगे इसमें आंसर में कि 25% विलियन के 300 ग्राम में विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा 25/100 गुना 300 बराबर हो जाएगा 75 ग्राम। पुनः 40% विलियन के 400 ग्राम, 40% विलियन के 400 ग्राम में विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान
ये हो जाएगा 40/100 गुना 400 बराबर 160 ग्राम। इसलिए बिलियन में विलेय का कुल द्रव्यमान, बिलियन में विलेय का कुल द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 75 जोड़ 160 बराबर 235 ग्राम। 235 ग्राम। तो क्या हो गया कि दोनों विलयन को मिलाने से जो मिश्रण बना उस मिश्रण में विलेय का कुल द्रव्यमान कितना हो गया? 235 ग्राम। तथा विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान ये क्या हो गया? ये हो गया 300 जोड़ 400। पहले था 300 ग्राम, दूसरे में था 400 ग्राम। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 700 ग्राम। अब इसलिए विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत ये बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100, यानी हो जाएगा 235 ग्राम बटे 700 गुना 100। दोनों शून्य कट जाएगा, 235 में 7 से भाग देंगे तो आता है 33.57%। अब एक और प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं। 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल एवं 36 ग्राम जल से बने विलयन में प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करें। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए हमको पहले प्रत्येक पदार्थ के मोल की संख्या निकालनी होगी। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको लिखेंगे पहले कि इथाइल अल्कोहल का द्रव्यमान, इथाइल अल्कोहल का द्रव्यमान बराबर 46 ग्राम। जल H2O का द्रव्यमान 36 ग्राम। ये दोनों हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब निकालेंगे। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसका मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान में क्या हो जाएगा कि कार्बन का 2 एटम इसमें है, ये हो जाएगा 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन का 5 + 1 6 एटम है, तो 6 × 1 + 16 कुल जोड़ जाड़ के आता है 46 ग्राम पर मोल। उसी तरह से जल का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो जल का मोलर द्रव्यमान होगा 2 × 1 जोड़ 16। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, तो 2 × 1। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, दोनों को जोड़ देंगे तो 18 ग्राम पर मोल। अब दोनों का द्रव्यमान मालूम है, अब दोनों का मोलर द्रव्यमान मालूम है, तो हम लोग अब निकालेंगे बारी बारी से मोल की संख्या। NH2O की संख्या, NH2O बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा H2O का द्रव्यमान ग्राम में बटे H2O का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान यानी हो जाएगा 36 ग्राम। जल कितना है? 36 ग्राम। तो 36/18 बराबर 2। पुनः NC2H5OH ये क्या हो जाएगा? तो C2H5OH का द्रव्यमान
ग्राम में बटे C2H5OH का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान ये कितना हो जाएगा? तो 46। तो 46 ग्राम इसका द्रव्यमान भी है और 46 ग्राम पर मोल इसका मोलर द्रव्यमान भी है। तो 46 बटे 46 बराबर 1। इसलिए बिलियन के मोल की संख्या, बिलियन के मोल की संख्या बराबर हो जाएगा NH2O प्लस NC2H5OH, यानी 2 + 1 = 3। अतः H2O का मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा? तो NH2O बाई NH2O प्लस NC2H5OH, यानी 2/3, ये हो जाएगा 0.67। अब उसी तरह से हम इथेनॉल C2H5 को क्या करते हैं? इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इथेनॉल भी कहते हैं। तो इथेनॉल के मोल प्रभाव को भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। MC2H5OH, MC2H5OH 1 है और नीचे 3 हो जाएगा 1/3। या दूसरा तरीका है कि पुनः हम जानते हैं XH2O प्लस XC2H5OH = 1। Therefore XC2H5OH = 1 minus XH2O = 1 minus 0.67 = 0.33। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हल हो गया। प्रत्येक घटक यानी जल और इथाइल अल्कोहल का अलग अलग मोल प्रभाव हमको निकल गया। तो अब की जो हम लोग पढ़े थे प्रतिशतता, ppm, मोल प्रभाव, इस सब पर हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखा। अब सांद्रता के नए पद की चर्चा हम लोग करेंगे। सांद्रता के नए पद की चर्चा करेंगे। उसमें एक पद क्या आता है? मोललता। मोललता, तो मोललता किसको कहते हैं? मोललता सिंबल उसका क्या होता है? स्मॉल m। इसका डिफिनीशन क्या है? तो बिलियन के 1 kg विलायक में, बिलियन के 1 kg विलायक में घुले हुए विलय के मोल की संख्या को उस बिलियन की मोललता कहा जाता है। तो इस सूत्र क्या बनेगा? तो सूत्र बनेगा मोललता, मोललता बराबर विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलायक का द्रव्यमान केजी में। अब इसमें है क्या कि मोल की संख्या ऊपर है, केजी नीचे है, इसलिए मोललता का मात्रक क्या हो जाएगा? मोल पर केजी, मोल प्रति किलोग्राम। अगर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया रहे तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला हमारा बदल जाएगा। तब क्या हो जाएगा? विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, अब गुना तक क्या हो जाएगा? अब ग्राम को किलोग्राम बनाएंगे तो 1000 से भाग देंगे, तो वह जो 1000 होगा वह उलट के ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में गुना हो जाएगा 1000 से। तो ग्राम में द्रव्यमान दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। विलायक का द्रव्यमान केजी में दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो मोललता का ये हो गया सूत्र। अब मोललता से हमको जानकारी किस बात की मिलती है? तो कहता है यदि मोललता बराबर 1 हो, m बराबर 1,
इसको कहा जाता है मोलल घोल। मोलल घोल जिसका क्या अर्थ है? अर्थ है कि 1 केजी विलायक में 1 मोल विलेय घुलाए। 1 मोल विलेय घुलाए। उसी प्रकार m बराबर 1/10, तो इसको कहा जाता है दशांश, दसवां अंश, दशांश मोलल घोल। दशांश मोलल घोल इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है स्मॉल m/10, यानी स्मॉल m/10 का मतलब हो गया दशांश मोलल घोल। जिसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि 1 केजी विलायक में 1/10 मोल विलेय घुला रहता है। विलेय घुला रहता है। अब नया टर्म है ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर, ग्राम पर लीटर। इसको नाम से इसकी परिभाषा स्पष्ट है कि प्रति लीटर बिलियन में, प्रति लीटर बिलियन में विलेय का ग्राम में घुले हुए द्रव्यमान को उस बिलियन का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण कहा जाता है। सांद्रण कहा जाता है। अर्थात ग्राम प्रति लीटर बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में। अब नया पद मोलरता, मोलरिटी, जिसका सिंबल होता है कैपिटल M। परिभाषा इसकी है प्रति लीटर बिलियन में, प्रति लीटर बिलियन में विलेय के घुले हुए मोल की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहा जाता है। तो इस परिभाषा के आधार पर सूत्र क्या हो जाएगा? तो मोलरता बराबर विलेय के मोल की संख्या बटे बिलियन का आयतन। मोलरता में था विलायक का द्रव्यमान केजी में, और यहाँ है बिलियन का आयतन लीटर में। दोनों में अंतर यही है। अब इसी चीज को क्या होगा कि बिलियन का आयतन अगर मिलीलीटर में दिया रहे तब इस सूत्र को हम ऐसे लिखेंगे, विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोल की संख्या बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन मिलीलीटर में, बिलियन का आयतन मिलीलीटर में गुना 1000। मिलीलीटर को लीटर बनाएंगे तो 1000 से भाग देंगे और यह 1000 चला जाएगा ऊपर। तो इस तरह से मोलरता का ये सूत्र होता है। अब इसमें है कि अगर किसी घोल की मोलरता 1 हो, मोलरता m हो, उसको कहा जाता है मोलर घोल। मोलर घोल जिसका अर्थ होता है कि 1 लीटर घोल में, 1 लीटर बिलियन में
इसको घोल भी कह सकते हैं, बिलियन भी कहते हैं। तो 1 लीटर बिलियन में 1 मोल विलेय घुला रहता है, 1 मोल विलेय घुला रहता है। उसी प्रकार m का मान जब 1/10 हो या m/10 बिलियन हो, m/10 बिलियन हो, इसको दशांश मोलर घोल कहा जाता है, मोलर बिलियन कहा जाता है, मोलर बिलियन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि 1 लीटर बिलियन में 1 लीटर बिलियन में 1/10 मोल विलेय घुला है, विलेय घुला है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है मोलर बिलियन और मोलल बिलियन में खाली रॉ और लॉ का अंतर है। उसमें था मोललता, लता, यहां है रता, मोलरता। उसी तरह से मोलर सोल्यूशन और मोलल सोल्यूशन, मोलर घोल और मोलल घोल, दोनों में अंतर क्या है? तो वहां है 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में जब 1 मोल विलेय रहता है तो उसे मोलर बिलियन कहा जाता है, और जब 1 लीटर बिलियन में 1 मोल विलेय घुला रहता है तब उसे मोलर बिलियन कहा जाता है। यही अंतर है। अब आगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए इसमें कुछ फॉर्मूला और आएगा। जैसे हम लेते हैं समान विलायक एवं विलेय से बने बिलियन की तनुता के लिए, बिलियन की तनुता के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2। इसका मतलब हुआ कि तनुता के पूर्व बिलियन का आयतन v1 और मोलरता m1 है, तनुता के बाद बिलियन का आयतन v2 एवं मोलरता m2 है। इस पर हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। फिर हम लेते हैं समान विलायक एवं विलेय से बने विभिन्न बिलियनों के मिश्रण के लिए अब इसमें क्या हो जाएगा? प्रथम बिलियन की मोलरता m1 आयतन v1, दूसरे की मोलरता m2 आयतन v2, इस तरह से तीसरा रहेगा तो m3v3 इज इक्वल टू mr इंटू vr, जहां mr मिश्रण की मोलरता एवं vr मिश्रण का आयतन। तो प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो उसमें इसका आयतन दिया रहता है। अगर आयतन दिया हुआ नहीं रहे तो जितने घोल होंगे सभी के आयतन को जोड़ देंगे तो मिश्रण का आयतन प्राप्त होगा, और इस आधार पर फिर हम इस पर भी प्रॉब्लम का बनाते हैं। तो प्रॉब्लम का हल हम लोग अगले क्लास में करेंगे।